हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा। वेलकम टू सिनॉप्सिस आईएएस। ये जो लेक्चर है, ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन जियोमॉर्फोलॉजी सविंदर सिंह जियोमॉर्फोलॉजी बाई सविंदर सिंह बुक का चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर में 9 थ्योरीज दी हुई हैं। डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी, इन्होंने 1959 में बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो इस बुक से सपोज़ अगर आपको 300 प्लस मार्क्स चाहिए तो यू नीड टू स्टडी ये वाली बुक। तो आप मत पढ़ो, मैं जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहाँ पढ़ा दूँगा। तो ये 9 कॉन्सेप्ट हैं, और जो ये चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 ये इस पूरी जियोमॉर्फोलॉजी के सबसे ज़्यादा अप्लाइड टॉपिक्स में से एक हैं। तो इन टॉपिक को जितना अभी रिक्वायर्ड होगा, जो आपको समझ आ जाएगा, वो मैं समझा दूँगा। बाद में हम लोग इन चैप्टर्स पर वापस आते रहेंगे बीच बीच में। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि द सेम फिज़िकल प्रोसेस, यहाँ आप समझो लिखा क्या हुआ है, वर्ड्स सेम फिज़िकल प्रोसेस एंड लॉज। ठीक है, इन्होंने एक बात की, सेम जो फिज़िकल प्रोसेस और लॉ हैं दैट ऑपरेट टुडे, जो आज की डेट में ऑपरेशनल हैं, दोज ऑपरेटेड थ्रू आउट जियोलॉजिकल टाइम। मतलब जो आज हो रहा है वो हमेशा से होता आया है। जैसे रिवर अगर इरोजन करती है तो हमेशा से करती आई है। ये इसका पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा पॉइंट नंबर 2 है, ऑल्दो नॉट नेसेसरीली ऑलवेज विद द सेम इंटेंसिटी एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पर नॉट विद सेम इंटेंसिटी मतलब रिवर इरोजन कर रही है। अगर हम इसको यहाँ पर थोड़ा समझें तो साहब कहते हैं कि सेम फिज़िकल प्रोसेस एंड लॉ, जो आज हो रहा है वही हमेशा से हुआ। इस कॉन्सेप्ट नंबर 1 के 2 सब पॉइंट्स हैं। पहला, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ ले, एग्ज़ाम में सीधे ही ये क्वेश्चन पूछता है, ये लाइन लिख देगा, उसके आगे लिख देगा एक्सप्लेन। तो लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, आपको पता ही नहीं होता कहाँ से पूछ रहा है। चैप्टर नंबर 2 पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब आप हैंडल करोगे तो इन 2 पार्ट में हैंडल करोगे। पहला पार्ट है कि जो फिज़िकल प्रोसेस एंड लॉ है वो सेम है, मतलब चेंज नहीं हो रहे। यार आप सोचो, कुत्ता अगर आज भौंकता है तो हमेशा से उसकी सेम आदत है, वो सांप की तरह डस नहीं लेगा। ठीक है। एंड इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी डब्ल्यू.डी. थॉर्नबरी कहते हैं इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, ये सेम हो ज़रूरी नहीं है। आज के टाइम में आपके जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है, हो सकता है वो उतना इंटेंस ना हो जितना पहले था। आज के टाइम में अगर आप डेक्कन में देखो तो वोल्केनिज्म उतना इंटेंस नहीं है जितना पहले हुआ करता था। आज के टाइम में ग्लेशिएशन उतना इंटेंस नहीं है जितना कि वो कार्बोनिफेरस या प्लेस्टोसिन टाइम में हुआ करता था। तो मेन अगर आपने ये 2 लाइन समझ ली, इस स्टेटमेंट को समझ लिया, तो ये जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है ये 15 से 20 नंबर में पूछा हुआ है। यूपीएससी कई बार सीधे लाइन उठा के आगे एक्सप्लेन या डिस्कस ये सब लिख देगी। तो आप सीधे इतने मार्क्स 20 में से बिलीव मी 15 से 16 नंबर आप ला सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको ये अपना इतने स्ट्रगल करने पड़ेंगे कि आप जियोमॉर्फोलॉजी रट पाओ। इतना आप में गट्स होने चाहिए कि आप जियोमॉर्फ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ। अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो यू हैव टू अटेम्प्ट जियोमॉर्फोलॉजी क्वेश्चन। तो पॉइंट नंबर 1 कि जो फिजिकल प्रोसेस और लॉ हैं वो सेम है। पॉइंट नंबर 2, इंटेंसिटी इज़ नॉट द सेम, इट इज़ साइक्लिक। ठीक है। इंटेंसिटी अगर हम यहाँ पर देखें, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हम इंटेंसिटी रख देते हैं एंड एक्स एक्सिस पर हम टाइम रखते हैं। ठीक। तो दिस इज़ साइक्लिक। साइक्लिक मतलब आज सपोज़ आज के टाइम में यहाँ पर है 0, ये t इक्वल टू 0 है। आज इतनी इंटेंसिटी है, कल ये इंटेंसिटी इतनी हो जाएगी, फिर कुछ टाइम बाद फिर ये रिड्यूस होगी, फिर इंटेंसिटी होगी, फिर ऐसे होगी। सो दिस इज साइक्लिक, इस तरह से है। अगर हम इसको और समझें तो कैसे है, अपलाशियंस कैसे बने और हिमालयाज़ कैसे बने, ऑलमोस्ट सेम वे में बने हैं। तो अगर हम अपलाशियन माउंटेन का जो अपलिफ्टमेंट है उसको हम समझें तो ऐसे हुआ है। यहाँ हम एक्स एक्सिस पर टाइम ले लेते हैं। तो इसका पहले हुआ, सपोज़ कुछ नहीं हो रहा था, नथिंग वाज हैपनिंग, ये अगर सपोज़ बेस लेवल था। ठीक है। इसके बाद हुआ अपलिफ्टमेंट, ये हुआ अपलिफ्टमेंट फेज़ 1 हो गया। यहाँ पर फर्स्ट अपलिफ्टमेंट हुआ, फिर इसके बाद होना शुरू हुआ डेन्यूडेशन, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक डेन्यूडेशन हुआ। इसके बाद बन गए पेनीप्लेन। पेनीप्लेन को फिलहाल आप बेस लेवल या प्लेन समझ लो। पेनीप्लेन जो होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन पेनीप्लेन को इन्होंने कुछ नाम दे दिया, SCHOOLEY, स्कूली पेनीप्लेन। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर अपलिफ्टमेंट हुआ था, प्लेट टेक्टोनिक हुई, दोनों पास आए और ये ऊपर अपलिफ्ट हो गया। ये अपलाशियन का अपलिफ्टमेंट हुआ, फिर डेन्यूडेशन हुआ, फिर पेनीप्लेन हुआ, ये लेवल आ गया, ये हाइट है। इस हम हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक। इसके बाद सेकंड फेज़ ऑफ अपलिफ्टमेंट हुआ, फिर वापस विद टाइम उनका डेन्यूडेशन हुआ। इसको इन्होंने कहा इसका सेकंड फेज़ का नाम रखा गया शिवनाथ। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ।
अब अगर आप इसकी स्पेलिंग पढ़ो तो दिस इज़ शेनोन दोआ। दोआ और इंडिया में जो दोआब कहते हैं वो लगभग सेम चीज़ है। अब शिवनाथ मैंने क्यों कहा, जो हिंदी मीडियम की बुक है उनमें एक राइटर ने शिवनाथ लिखा हुआ है तो मैंने बता दिया, बट इंग्लिश में जो लिखा हो वही आप हिंदी में बताओ। तो ये हुआ फर्स्ट अपलिफ्टमेंट, फिर हुआ डिनोडेशन। ये साइकिल ही चल रही है ना, इंटेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है, प्रोसेस सेम है, ठीक। प्रोसेस क्या है कि इसका अपलिफ्टमेंट होगा फिर इसका डिनोडेशन होगा, ठीक। यहाँ पर हुआ अपलिफ्टमेंट, ये शेनोन दोआ पेनिप्लेन बन गया। इसके बाद इसका अगेन अपलिफ्टमेंट होगा फेज़ नंबर 3। इसके बाद इसका फेज़ 3 में फिर से इसका वो हुआ डिनोडेशन हुआ, और इस डिनोडेशन के बाद जो पेनिप्लेन बना उसको हम कहते हैं हैरिसबर्ग, HARRISBERG, हैरिसबर्ग पेनिप्लेन बना। ये थर्ड फेज़ ऑफ अपलिफ्टमेंट था। इसके बाद फोर्थ फेज़ ऑफ अपलिफ्टमेंट हुआ, और रिसेंट पास्ट में अब इसका जो नेक्स्ट डिनोडेशन है वो स्टार्ट हो गया। तो सीधे एक बार अप्लाशियन का अपलिफ्टमेंट कैसे हुआ, इसे प्लेट टेक्टोनिक कैसे एक्सप्लेन करती है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो इसके बाद हम एक बार बुक में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आई थिंक अगर आपने इतना समझ लिया तो आपको बाकी समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट हैं जेम्स हटन, जिन्होंने बेसिकली ये प्रिंसिपल दिया था, उन्होंने एक लाइन कही थी, नो वेस्टेज ऑफ बिगनिंग नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। मतलब हमें ये नहीं पता ये टाइम कब आएगा। ये टाइम हो सकता है ये वाला 100 ईयर में ही आ जाए, और ये हो सकता है कि 1000 ईयर में आए, ये जो टाइम गैप है, ठीक है। मतलब ना हमें ये टाइम पता है कि ये कब आएगा, और ये ना हमें ये पता है कि ये कब ख़त्म हो जाएगा। तो मेनली ये जो लॉ है ये इन पॉइंट्स के इर्द गिर्द है। अगर आपने मेरी बात समझ ली तो आई थिंक ये आप लिख सकते हो। अब एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक, माउंटेन बिल्डिंग या और भी कई चीज़ें, तो आप उसका इंट्रोडक्शन WD थॉर्नबरी या इनफैक्ट आप कंक्लूजन एटलीस्ट इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। अगेन यू हैव टू लर्न 2 थिंग्स, सेम फिजिकल प्रोसेस एंड लॉ हैं, और इसके अलावा इंटेंसिटी इज़ नॉट द सेम, ठीक। अब इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, जो है बुक में क्या लिखा हुआ वो बता देता हूँ। जो नोट्स बनाने थे वो उतने ही हैं, वही बना लो, ठीक है। स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट थे जेम्स हटन, जो हमने अभी 2 लेक्चर पहले बात की थी, जिसका कॉन्सेप्ट जॉन प्लेफेयर और सर चार्ल्स लायल ने मॉडिफाई किया था। तो जेम्स हटन ने बेसिकली ये कॉन्सेप्ट दिया था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म मतलब यही होता है जो आज है वो हमेशा से था, तो इन्होंने दिया। लेकिन जो हटन का कॉन्सेप्ट था, जो यहाँ कुछ लिखा हुआ है ना, ये सब आप कट कर सकते हो क्योंकि यहाँ वापस से लिखा हुआ है। हटन ने जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट दिया था उसमें एक इशू था। हटन ने क्या कहा था कि इंटेंसिटी सेम है। हटन ने कहा था कि जो जियोलॉजिकल प्रोसेस आज एक्टिव हैं ये हमेशा से सेम इंटेंसिटी से चले आ रहे हैं। तो साथ में इन्होंने ये कहा थे 2 चीज़ें और कही थी, प्रेजेंट इज की टू पास्ट एंड नो वेस्टेज ऑफ बिगिनिंग, जो मैंने आपको बताया, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एंड। अब आप ये क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछेगा तो ये लाइन भी पूछ सकता है, ये लाइन भी पूछ सकता है, प्रेजेंट इज की टू पास्ट। इसको भी 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर पूछ सकता है, एंड अगेन इसको भी पूछ सकता है। जब ये पूछेगा तो नो वेस्टेज ऑफ बिगनिंग, तो आपको इसका इंट्रो यहाँ से नहीं देना है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस दिस थिंग फ्रॉम हेयर। ये इस पैराग्राफ में यहाँ लिखा हुआ है कि ये क्या है, तो हम वहाँ अभी पढ़ेंगे, ठीक। तो हटन ने क्या कहा, हटन का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ आप समझो कि जो इन्होंने ये कहा सेम इंटेंसिटी से होता है, एरेनियस है, कन्फ्यूजिंग है। जैसे इसके लिए आप कुछ एग्जांपल समझो, आपको समझ में आएगा। जैसे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर क्या होते हैं, स्नो होती है, स्नोफॉल हुआ, ये हुआ स्नोफॉल हुआ, आज स्नोफॉल हुआ, फिर स्नोफॉल होता रहा, इसके ऊपर एक लेयर और है, एक लेयर और पाई। तो ये जो प्रेशर है ना, ग्रेविटी के चक्कर में ये स्नो की डेंसिटी इंक्रीज़ होती जाती है, तो स्नो आपके धीरे धीरे ग्लेशियर में कन्वर्ट होते जाते हैं, ठीक। तो ये आप इसको समझो सेम इंटेंसिटी क्यों नहीं है। ग्लेशियर आज के टाइम में उतने एक्टिव नहीं है जितने मतलब आइस एज में रहे होंगे, कार्बोनिफेरस और प्लेस्टोसिन पीरियड में उतने एक्टिव रहे होंगे, ठीक है। होता क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, आपको वर्ल्ड में, सपोज़ ये वर्ल्ड है ना, यहाँ पर ये इक्वेटर है, तो जो क्लाइमेट है ये वाला, सपोज़ आज यहाँ पर ए टाइप का क्लाइमेट है, यहाँ बी टाइप का क्लाइमेट है, जोनल पैटर्न जिसको हम कहते हैं, इसको हम चैप्टर 4 में थोड़ा इजीली समझेंगे। तो ये बेल्ट शिफ्ट होती रहती हैं, कभी ए ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ जो आज इक्वेटोरियल क्लाइमेट है हो सकता है कल ब्रिटेन में हो जाए, और हो सकता है बी नीचे शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ जो कोल्ड क्लाइमेट है आज यहाँ पर हो जाए। तो यही लिखा हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न डिफरेंट क्लाइमेट टाइप है वो टेम्पोरल और स्पेटियल शिफ्टिंग शो करता है। तो ये कीवर्ड आप समझ लो। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 आप ब्रिटेन का समझो, एग्जाम्पल नंबर 2 आप इंडिया के तालचर कोलसीम का समझो, एग्जाम्पल नंबर 3 आप वल्केनिसिटी का समझो, और एग्जाम्पल नंबर 4 आपका माउंटेन बिल्डिंग का समझो। तो 4 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। तो ये 4 एग्जाम्पल्स आप शॉर्ट नोट बना लो और लिख लो, अदरवाइज बुक में रिवाइज करने हो तो कर लो। तो ये क्या कहता है, कुछ एरियाज़ जो आज ह्यूमिड क्लाइमेट से कैरेक्टराइज्ड हैं, वहाँ कभी ड्राई क्लाइमेट हुआ करता था। एओलियन मतलब आप कमेंट में बताओ एओलियन प्रोसेस क्या होता है। विंड से रिलेटेड जो प्रोसेस है उनको हम एओलियन लैंडफॉर्म या एओलियन प्रोसेस कहते हैं, ठीक। तो जैसे इन्होंने ये बताया
कि जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, यहाँ पर फॉसिल ऑफ कोल फाउंड होते हैं, फॉसिल मिल रहे हैं कोल के, ठीक है। अब ब्रिटेन आज के टाइम में जहाँ ये कोल फॉसिल मिल रहे हैं वहाँ ऑब्वियसली डेजर्ट एरिया होना चाहिए, लेकिन फॉसिल कहाँ मिलेंगे या कोल कहाँ मिलता है, जहाँ बहुत ज़्यादा जो आपका वेजिटेशन है उसका हो गया सबमर्जेंस, ठीक है, सब्सिडेंस हो गया हो। तो इसका मत और जो वेजिटेशन है वो होनी चाहिए काफ़ी डेंस, और ये होती है इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। इसका मतलब कि जो आज मैंने अभी आपको बात की कि जो ये क्लाइमेट है, ये उस टाइम पर इस एरिया में हुआ करता था, जो आज ये बेल्ट शिफ्ट हो गई है नीचे। तो आज यहाँ पर टेम्परेट रीजन है, उस टाइम पे हो सकता है यहाँ ग्लेशियर क्लाइमेट रहा हो, ये बेल्ट नीचे शिफ्ट हो गई। इस लॉजिक से भी समझ में आता है कि आइस एज में यहाँ पर आपका आइस थी, पूरे एरिया में आइस ही रहेगी, थोड़ा बहुत ही हॉट एरिया रहा होगा, ठीक है। आज के टाइम में पूरा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, तो यहाँ पर आपका टेम्परेट है और यहाँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, ठीक। तो उस टाइम पर सेम चीज़ आपकी ऊपर नीचे चलती रही, कभी ऊपर इक्वेटोरियल है, कभी नीचे इक्वेटोरियल है, कभी कैसा भी क्लाइमेट हो सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि ग्रेट ब्रिटेन जो आज ह्यूमिड टेम्परेट क्लाइमेट है, इसमें कभी ना कभी ह्यूमिड इक्वेटोरियल क्लाइमेट हो सकता था कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पर। अब आपको एक चीज़ ये एग्जाम्पल रट लो, ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में सीधे भी पूछ सकता है, ये प्रूव करो, या आप केस स्टडी की तरह ऑब्वियसली लिख सकते हो, ठीक है। अब ये हुआ पेपर 1 के लिए। अब लोग बोलते हैं पेपर 2 में हम कैसे पेपर 1 अप्लाई करें। आप अप्लाई पता नहीं क्या क्या करते हो, ठीक है। अप्लाई ये करो, देयर आर सेवरल फेजेस ऑफ क्लाइमेट चेंजेस इन इंडिया। ग्लेशियर, बोल्डर एंड बोल्डर क्ले। तालचर कोल सीम है, तालचर आजकल उड़ीसा में है, सीम कहते हैं एक थिक लेयर ऑफ ओर या रिसोर्सेज जहाँ मिल रहे हैं। तो वहाँ पर उड़ीसा में क्या है, तालचर कोल सीम, आप जानते हो उड़ीसा एक गर्म स्टेट है, हॉट स्टेट है, ठीक है। तो तालचर कोल सीम जहाँ मिल रही है, ठीक है, उसके जस्ट नीचे ग्लेशियर, बोल्डर और ये बोल्डर क्ले क्या है, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स हैं। तो ग्लेशियर से बने हुए पत्थर कैसे मिले वहाँ पर, इसका मतलब वहाँ पर कभी ना कभी ग्लेशियर हुआ करते थे। आपको ये पता है कि इंडिया का ज़्यादातर जो कोल सीम बना हुआ है वो तो गोंडवाना पीरियड में बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि गोंडवाना पीरियड आने से पहले वहाँ पर ये ग्लेशिएशन हो चुका था, ठीक है। इसका मतलब आज वहाँ पर हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है, जहाँ पर वहाँ कभी आपका एक ठंडा क्लाइमेट हुआ करता था। सिमिलरली अगर आपको तीसरा एग्जांपल हो, आज आप पेनिनसुलर इंडिया में जब भी आप पेपर 2 पढ़ते हो या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ते हो तो आप कहते हो क्रेटेशियस लावा फ्लो था, हो गया, वहाँ पर वल्केनिसिटी थी, आज के टाइम में नहीं है। माउंटेन बिल्डिंग जो फेज़ है, अगर आपने जियोलॉजिकल फेज़ पढ़े हों, नहीं भी आते तो यू हैव टू स्टडी, नहीं तो ये रट लो, यहाँ पर यही फेजेस हैं, ठीक है। तो माउंटेन बिल्डिंग जो हुई है मेनली वो प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, वर्सिकन और इसको हर्सिनियन भी कहते हैं, टर्शरी फेज़ में हुई है, ठीक। तो ये तो हुई पहली बात कि जो इंटेंसिटी है दैट इज़ नॉट डिफरेंट। तो आपको ये बताना है, जब आप इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करोगे, क्वेश्चन को आप यहाँ से इंट्रोड्यूस करोगे, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट आपके लिए ये हटन का कॉन्सेप्ट है कि ये है, दिस इज़ इरेनियस। तीसरे पॉइंट में आप ये जो ये है यहाँ से एक्सप्लेन करोगे कि इंटेंसिटी आपकी साइक्लिक है। तो जैसे मैंने अभी बताया वो प्रोसेस है, प्रोसेस 2 तरह के होते हैं, प्रोसेस के ऊपर ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है, जैसे ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ऐसे आई थिंक कॉन्सेप्ट नंबर 4 या 5 प्रोसेस को लेकर है। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक दोनों तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, बट हम जो यहाँ बात करें मेनली एंडोजेनेटिक, मतलब जो धरती के अंदर से होने वाले प्रोसेस हैं। एक्सोजेनेटिक जो ऊपर से हो रहा है, वेदरिंग, इरोजन, रिवर की वजह से वो। तो हटन ने क्या कहा था कि ऑर्डरलीनेस ऑफ नेचर है। इन्होंने क्या कहा, नेचर हमेशा ऑर्डरली कोर्स में इवॉल्व होती है। इन्होंने एक लाइन कही थी, ये लाइन रट लो, डिस्ट्रक्शन लीड्स टू कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन लीड्स इनटू डिस्ट्रक्शन। जैसे इन्होंने क्या बताया, जैसे अपलैंड का डिनोडेशन हुआ, माउंटेन का डिनोडेशन हुआ, तो यहाँ पर माउंटेन, यहाँ पर डिनोडेशन होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये सेडिमेंट्स इकट्ठे होंगे। तो माउंटेन के डिनोडेशन से आपके सेडिमेंटेशन होंगे, उसकी वजह से एल्यूवियल प्लेन बनेंगे, कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुई, डिस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। इसके बाद सेडिमेंटेशन हुआ, तो फिर धीरे धीरे इसका सब्सिडेंस होने लगेगा, तो मतलब फिर से डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी होने लगेगी। तो इस तरह से नेचर में एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। यहाँ पर आपका ये बनेगा जियोसिंक्लाइन, फिर जियोसिंक्लाइन धीरे धीरे ये राइज होंगी, फिर जियोसिंक्लाइन के राइज से वापस से माउंटेन बनेंगे। तो इस तरह से नेचर का एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जिसको हम होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म कहते हैं। होम्योस्टेसिस मतलब जैसे हमें फीवर हो जाता है, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, सपोज़ हमें फीवर हो गया, ठीक, आपका फीवर हुआ, टेम्परेचर आपका हो गया 104 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर सपोज़ 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो जो ये टेम्परेचर एक्स्ट्रा है ना, तो बॉडी उसके लिए पसीना, स्वेट, ठीक है,
स्वेटनिंग हो जाती है। तो बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ, बॉडी ने स्वेटनिंग करके आपका फीवर कम करने की कोशिश की। दिस इज़ होम्योस्टेसिस। सपोज दिस होम्योस्टेसिस इज़ नॉट नेचुरल, अपने आप फीवर कम नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, फोर्स्ड टैबलेट लेते हैं, तो फोर्स्ड होम्योस्टेसिस होती है। तो इस तरह से नेचर हमेशा एक होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म फॉलो करती है। नेचर का हमेशा एक इस तरह का प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो इसके बाद साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ हिस्ट्री है। इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए कि 4 मेजर पीरियड ऑफ माउंटेन बिल्डिंग है। PCHT रट लो, प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हर्सेनियन एंड टर्शियन। तो जो ये हैं ये वही हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, एक माउंटेन फेज़ आया, उसके बाद एक पीरियड ऑफ आया क्विसेंस, मतलब यहाँ पर माउंटेन बिल्डिंग हो रही है फिर नहीं हो रही। जैसे हमने अभी अपलाशियन का एग्जाम्पल यहाँ पर समझा था। दिस एग्जाम्पल, ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है यहाँ पर इस एरिया में। दिस इज़ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस और दिस इज़ पीरियड ऑफ क्विसेंस, मतलब जहाँ पर माउंटेन बिल्डिंग नहीं हो रही है। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो ग्लेशियल पीरियड हैं जो प्लेस्टोसिन आइस एज में है, तो ऐसा नहीं कि ग्लेशियल पीरियड पूरा एक टाइम चल रहा था, उसमें कुछ इंटर ग्लेशियल पीरियड भी थे। उनके नाम अगर आपको रटने तो रट लो, गुंज GUNZ, गुंज, मिंडल MINDL, रिस RISS, WURM। ये बहुत काम आने वाला है क्लाइमेटोलॉजी में, क्लाइमेट चेंज में। ज्योग्राफी ऑप्शनल और GS से आप इन्हीं से एक दूसरे को अलग कर सकते हो खुद को, ठीक है। तो ये आप याद कर लो कि 4 आपके इंटर ग्लेशियल पीरियड हुआ करते थे, ठीक। तो जो अभी ये बात थी, नो वेस्टेज ऑफ बिगिनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एंड, हमें पता नहीं चल रहा है, जो हमने अभी यहाँ बात की थी इधर ये वाली, कि ये कब स्टार्ट हो गया और कब ख़त्म हो गया, ये हमें नहीं पता। माउंटेन बिल्डिंग इस पॉइंट पर स्टार्ट हुई है यहाँ पर 100 ईयर के बाद, और ये कब ख़त्म हो गई, वी डू नॉट नो। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आप वो फिगर बना दो जो मैंने आपको बना के बता दिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल जो यहाँ लिखे हुए हैं अपलाशियन का, तो मैंने ये एग्जाम्पल आपको इमेज बना के बता ही दिया है, स्कूली, सेवनाथ या फिर ये आपका हैरिसबर्ग है। हैरिसबर्ग के बाद आपका ये भी आ गया है, सोमरविल है ये वाला। SHS ये रट लो या ये वाला रट लो। इसी तरह पेनिनसुलर इंडिया, ये मेनली हम डेनोडेशन क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फेजेस ऑफ साइक्लिक डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे धारवाड़ लैंडस्केप साइकिल हुई है, कुडप्पा विंध्यन लैंडस्केप साइकिल, कैम्ब्रियन लैंडस्केप साइकिल, गोंडवाना। तो इन चीज़ों को हम जब RP सिंह ने एक थ्योरी दी थी 1971 में, जब चैप्टर 17 पढ़ेंगे। चैप्टर 17 इज़ अबाउट डेनोडेशन, क्रोनोलॉजी, इरोजन सरफेस और पेनीप्लेन। तो वहाँ इंडिया की केस स्टडीज़ दी हुई हैं, ठीक है। तो वो 2-4 जो केस स्टडीज़ हैं कि बेलन बेसिन का कैसे हुआ वो पढ़ेंगे, रांची प्लेटू का कैसे हुआ, और ओवरऑल पेनिनसुलर इंडिया का कैसे हुआ। अगेन ये क्वेश्चन अगर आप देखो, इस कॉन्सेप्ट 2 को नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर के बारे में है, इज़ अ डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर। आप जरा इसको पढ़ के समझने की कोशिश करो, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ये जो टॉपिक है ये भी W. थॉर्नबरी का है। ये कहते हैं स्ट्रक्चर इज़ अ डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर इन इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। मतलब सीधे समझ लो, जो रॉक का स्ट्रक्चर है, हार्डनेस कितनी वीक है, कितनी सॉफ्ट है, वो आपका लैंडफॉर्म इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन UPSC। अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो शॉर्ट नोट ऑन ज्योमेट्रिक प्रोसेस, स्ट्रक्चर इज अ डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर इन इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 पूछा हुआ है। बेस लेवल पूछ लिया, प्रेजेंट डे लैंडफॉर्म बेयर मोर कॉम्प्लेक्सिटी देन सिंप्लिसिटी, ये इसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट नंबर 8 है। क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योमॉर्फिक प्रोसेस फ्रॉम जोनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये चैप्टर 4 में दिया हुआ है। चैप्टर 4 में एक थ्योरी है जो इसी चैप्टर में कॉन्सेप्ट नंबर 9 दिया हुआ है। अमेरिकन स्कूल ऑफ डिनोडेशन जियोमॉर्फोलॉजी में मैं अब आपको ये सारी थ्योरी होने के बाद पढ़ाऊंगा जो चैप्टर नंबर 1 में दिया है। अगेन ये स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है। देन 2017 में क्लाइमेट, स्लोप, ग्रेडियंट, रॉक स्ट्रक्चर, तीनों ही थ्योरीज एक साथ रिपीट कर दी थी। देन लैंडस्केप इज फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस स्टेज, ये डेविस का कॉन्सेप्ट है ऑल्दो, लेकिन ये भी आप इस चैप्टर में थ्योरी नंबर 4 है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। ये जो PDF है ये सिनॉप्सिस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अवेलेबल है। सो फॉर मोर एडवांस्ड लेक्चर या पूरे फुल सिलेबस के लिए यूट्यूब पर पूरा कोर्स पता नहीं होगा नहीं होगा या कितना होगा, यू कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज। ज्योग्राफी ऑप्शनल 2021, जियोलॉजी ऑप्शनल 2021, और यहाँ पर अगर हम देखें कोर्सेज 2020 में आपका ऑप्शनल क्लासरूम ज्योग्राफी और जियोलॉजी दोज आर गोइंग ऑन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, माई नेम इज़ कृष्णा, हैव अ गुड डे।